आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे 27 जून का डेली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। और ये जो है सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैं आपका दोस्त हीरकनाथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो है करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर्स जो है पहले नेशनल की तरफ पढ़ते हैं। तो नेशनल में पहला जो न्यूज़ आ रहा है वो ईपीएफओ की तरफ से आ रहा है। मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं तो पहले आपको ईपीएफओ का मतलब समझाता हूँ, ईपीएफओ करता क्या है। ठीक है, ईपीएफओ जो है रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए हेल्प करता है। रिटायरमेंट में जो पेंशन देता है वो ईपीएफओ देने का काम करता है। ऐसे आपने एक और ऑर्गेनाइजेशन नाम सुना होगा, पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका क्या काम होता है और ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसको पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपसे। जो ईपीएफओ रहता है ये जो है मैंडेटरी रहता है। ठीक है, कोई भी पर्सन अगर सैलरीड पर्सन अगर कोई भी कंपनी में घुसता है तो उसको जो है अपना कुछ ना कुछ परसेंट 12% जो है देना पड़ता है अपने सैलरी से काट के। ठीक है, और वो जो 12% है वो देता है, और जो एम्प्लॉयर रहता है कंपनी जो है वो 12% देती है। ठीक है, और ये जो पैसा है ये रिटायरमेंट के समय मिलता है या इवन पार्शियली भी निकाल सकते हैं। तो ये जो चीज़ आती है वो ईपीएफ के अंतर्गत आती है, प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत आती है, और इसको मैनेज करने का काम होता है ईपीएफओ का। और दूसरा आपने एक और वर्ड सुना होगा, एनपीएस, मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम। ये सिस्टम जो है वो आता है पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये जो चीज़ है ये वॉलंटरी बेसिस पे होती है। मैं बस आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाह रहा था कि दोनों के बीच में क्या रहता है। कभी फ्यूचर में अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जो पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो क्या करती है तो आपको समझ आ गया होगा, और ईपीएफओ क्या करती है वो समझ आ गया होगा। अब हम न्यूज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो न्यूज़ क्या आ रहा है कि जो ईपीएफओ है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आती है, इन्होंने राइज कर दिया ऑटो सेटलमेंट लिमिट। और ये जो है पहले 1 लाख रुपए रहता था, अब जो है इसको 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अब इसके बारे में समझते हैं कि जो ऑटो सेटलमेंट लिमिट है ये जो है कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया गया था। कोविड के टाइम क्या हो गया था कि पैसे की महामारी हो गई थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, खाने के पैसे नहीं थे, खाने के वांदे हो गए थे। तो ईपीएफओ ने क्या डिसाइड किया, या तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम जो है, पहले क्या था कि जब कोविड से पहले जो था वो आप ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता था, अब जो है ऑनलाइन कर दिया था कोविड के बाद से टेम्परेरी टाइम के लिए। ये चीज टेम्परेरी टाइम के लिए की थी, अब इसको परमानेंट कर दिया गया है। परमानेंट जो है ऑटो सेटलमेंट हो सकता है ईपीएफओ का। जो पैसा आपने जमा किया है, जो भी पर्सन जो सैलरीड पर्सन है उसने 12% करके जो भी पैसा जमा किया है उसको 60 साल तक रुकने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ इमरजेंसी वो बीच में भी पैसे निकाल सकता है पार्शियली। कुछ अलग अलग परसेंट रहते हैं, कोई मान लेते हैं कुछ ज़्यादा बीमार है तो उसके लिए कुछ ज़्यादा परसेंट रहते हैं, कोई अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए कुछ ज़्यादा परसेंट रहते हैं। तो ये ऐसे कुछ अलग अलग परसेंट में जो है स्लैब बांटे हुए हैं, बट वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस किस कारण की वजह से जो है ये जो पार्शियल विड्रॉल है, ऑटोमेटेड विड्रॉल है, ये अलाउ करता है ईपीएफओ। तो आपको ये कुछ 4 कंडीशन दिख रहे होंगे, इलनेस, एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग। ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से जो ईपीएफओ है वो आपको पैसा प्रोवाइड करता है, या सैलरीड पर्सन को जो है पैसा प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है ये 4 ही है, इसके साथ एक और याद रख लेना। इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर मान लेते हैं कोई पर्सन 3 महीने तक, 3 महीने ऐसी कुछ एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं है, 3 से 6 महीने तक अगर अनएम्प्लॉयड रहे तब भी जो है वो पार्शियली विड्रॉ कर सकता है ईपीएफओ से। ठीक है, ये भी एक कंडीशन है, लेकिन हमें एग्जाम के लिए याद रखना है, हमें एग्जाम के लिए 4 कंडीशन याद रखना है, इलनेस, एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग। तो इसके साथ ही और क्या क्या याद रखना है, ये तो हमने एलिजिबिलिटी क्लेम कैटेगरी हमने देखा। अब हम समझते हैं कितना टाइम लग जाएगा पैसे आपके अकाउंट में आने के लिए अगर आपने ऐसा कभी क्लेम किया तो। फ्यूचर में आप भी जॉब करोगे, आपको भी क्लेम करना पड़ सकता है। तो उस केस में क्या रहेगा, आपका क्लेम जो भी है 5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हो, और जो भी क्लेम है वो 3 दिन के अंदर आ जाएगा। गवर्नमेंट का ये कहना है 3 दिन के अंदर आ जाएगा। इसमें कोई भी मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसमें कोई मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम रहने वाला है। ठीक है, पूरा न्यूज़ समझ आ गया होगा। क्या न्यूज़ है कि ईपीएफओ ने जो है ऑटो सेटलमेंट की लिमिट बढ़ाई है। पहले 1 लाख रुपए थी, अब 5 लाख रुपए हुआ है, और ये 5 लाख रुपए जो है 3 दिन के अंदर ही आ जाएगा। टोटल 4 कैटेगरी है जिसकी वजह से पार्शियल विड्रॉ हो सकती है, इलनेस, एजुकेशन, मैरिज और फिर हाउसिंग। ये 4 पॉइंट है, इसको आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ सीबीएसई की तरफ से आ रहा है, और ये न्यूज़ देखने के बाद मुझे लगा यार हमारे टाइम पे भी ये चीज़ होती तो कितना अच्छा रहता। ठीक है, न्यूज़ पढ़ते क्या है। सीबीएसई ने बोला है अब जो बोर्ड एग्जाम होगा वो बाय एनुअली होगा, मतलब कि 2 बार होगा। ठीक है, एक एग्जाम मिलेगा आपको फेब के महीने में और एक एग्जाम मिलेगा आपको मार्च के महीने में। 2 तरह से एग्जाम होने वाली है। क्या ये 2 एग्जाम सबको देने के लिए अलाउ किया जाएगा? क्या ये 2 एग्जाम जो है देना कंपलसरी है, या तो जो 2 एग्जाम ये मई है। ठीक है, क्या ये 2 एग्जाम जो है
जो फेल होगा वही स्टूडेंट को अलाउ है। जो भी इंफॉर्मेशन है हम यहाँ पे उसको कवर करेंगे। ये जो बाय एनुअली बोर्ड एग्जाम है, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो बाय एनुअली बोर्ड एग्जाम है ये 26 से लेकर 27 का जो एकेडमिक सेशन है वहाँ से होने वाला है स्टार्ट, और ये अलाइंड है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है उसके साथ। क्या की फीचर है हम उसको एक एक करके कवर करते हैं। उससे पहले आप ये इमेज देखो, मैं अपने आप को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। ये इमेज देखो, इसके अंदर देख सकते हो कि एक बच्चा जो है फेब में एग्जाम दे रहा है और एक बच्ची जो है, बच्ची थोड़ी है तो बड़ी है वैसे मेरे से भी, तो ये जो है एग्जाम मई में दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का कुछ की फीचर्स रखे हैं बाय एनुअल जो एग्जाम है इसके अंदर का, तो उसको हम एक एक कर कवर करते हैं। जो पहला एग्जाम है वो फरवरी में होगा, मिड फरवरी के आसपास होगा बोर्ड एग्जाम, और ये जो है सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए मैंडेटरी है। जो भी क्लास 10th के बोर्ड देने वाले हैं सबके लिए, इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया है क्लास 12, ये याद रखना, क्लास 10 याद रखना है, क्लास 10 के स्टूडेंट ही जो है इसके लिए एप्लीकेबल है, ना कि क्लास 12 के, ठीक है। तो ये जो सेकंड जो एग्जाम होने वाला है वो मई के टाइम पे होगा, और ये जो है ऑप्शनल है। जो पहला वाला एग्जाम है वो मैंडेटरी है, सबको ही देना है। मिड फेब में जो एग्जाम होगा वो सबको ही देना है। लेकिन बात करें जो सेकेंड एग्जाम है जो कि मई के टाइम में होने वाला है, वो ऑप्शनल है, वो वही स्टूडेंट के लिए होगा जो कि पहली में पास हो गए होंगे। अब ऐसा नहीं कोई स्टूडेंट जो है फेल हो गया है फर्स्ट एग्जाम में और वो सेकंड एग्जाम देने के लिए निकल गया है, ऐसा रूल नहीं है। जो स्टूडेंट पास हुए होंगे उनके लिए एप्लीकेबल है, और वो सारे एग्जाम्स नहीं दे सकते। जो कोर सब्जेक्ट्स है, कोर टोटल 3 सब्जेक्ट्स है, उसी में जो है ये अपना जो है पेपर वापस दे सकते हैं, ठीक है। देख सकते हो स्टूडेंट में रीअपेयर इन अप टू 3 कोर एकेडमिक सब्जेक्ट्स। अब कोर एकेडमिक सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, उसके साथ लैंग्वेज और फिर लैंग्वेज 2, ठीक है। तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, ये तीन तक दे सकते हैं। इसके साथ ही जो लैंग्वेज 1, 2 ये सारे सब्जेक्ट्स भी एलिजिबल है, तो इसमें से कोई भी जो है 3 सब्जेक्ट तक जो है दे सकता है स्टूडेंट। और बात करें मई में एग्जाम दे दिया, फेब में एग्जाम दे दिया, तो स्कोर कौन सा माना जाएगा? स्कोर जो बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स होंगे उसी को माना जाएगा। दोनों में से जिसमें भी अच्छा स्कोर आया होगा तभी वही स्कोर जो है फाइनल रिजल्ट के तौर पे देखा जाएगा, ठीक है। ये पूरी न्यूज़ समझ आ गई। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या क्वेश्चन आना चाहिए? मैंने आपको बता दिया कि बंदा फेल हो गया तब तो ये एग्जाम दे नहीं सकता, पहले तो पास होना पड़ेगा, उसके साथ वो 3 कोर एग्जाम ही दे सकता है, ठीक है। 3 कोर एग्जाम ही दे सकता है। अब मान लेते हैं कोई स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने कम से कम 3 पेपर में अपीयर हुआ हो और बाकी में कुछ फेल हो गया होगा, वैसा कुछ अगर कुछ कंडीशन बनता है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ सोच के रखा है कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के रखा है कि मस्ट अपीयर एटलीस्ट, कम से कम 3 सब्जेक्ट के लिए अपीयर होना ही पड़ेगा इन फर्स्ट एग्जाम। कम से कम 3 सब्जेक्ट में अपीयर होना पड़ेगा, तभी जो है सेकेंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। अब मान लेते हैं कोई एक बंदा एब्सेंट हो गया, अब वो एग्जाम में गया ही नहीं, वो बोलेगा मैं सीधे मई में एग्जाम दूंगा, मैं तो फेल भी नहीं हुआ। तो इसलिए ऐसा कुछ कंडीशन रखा गया है बाय द गवर्नमेंट कि मान लेते हैं कि 3 सब्जेक्ट में कम से कम जो है स्टूडेंट को अपीयर होना पड़ेगा तभी एलिजिबल है। अगर कोई स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में अपीयर होता है, 1 सब्जेक्ट में अपीयर होता है, तो उस केस में वो सेकंड एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसके साथ ही बोला गया है कि अगर कोई स्टूडेंट 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तब भी जो है ये सेकंड एग्जाम नहीं दे सकता, इसको वापस रिपीट करना ही पड़ेगा पूरा का पूरा अपना क्लास। इसके बाद बात करें अगर कोई स्टूडेंट 1 से 2 सब्जेक्ट में फेल होता है तो वो जो है प्लेस होगा कंपार्टमेंट के तौर पे, और जो कंपार्टमेंट होने वाली है वो सेकेंड एग्जाम एज अ रीअटेम्प्ट के तौर पे दे सकता है। यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली। अगर बात करें कि फरवरी में जिसने एग्जाम दिया वो अगर फेल हो गया और उसको कंपार्टमेंट मिला तो सेकेंड टाइम जो मई में एग्जाम होगा वहाँ पे एग्जाम लिख सकता है, लेकिन वो जो स्कोर होगा वो इसका फाइनल स्कोर होगा क्योंकि पहले वाले में तो फेल ही हो गया हुआ है, ठीक है। और अगर बात करें कि अगर कोई अगर स्टूडेंट है जो कि चाह रहा है कि मेरे स्कोर और ज़्यादा आ सकते हैं मई में, तो वापस से एग्जाम दे सकते हैं, वापस से जो भी फॉर्म रहता है बोर्ड का वो भरना पड़ेगा और वो वापस से एग्जाम दे सकता है, और दोनों में से जो भी अच्छा स्कोर होगा वो लिया जाएगा बाय CBSE, ठीक है। कुछ स्पेशल कंडीशन भी रखी गई है, जैसे कि जो स्पोर्ट्स कोटा है, अगर स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत कोई बंदा अगर नेशनल जा रहा हो या इंटरनेशनल खेलने जा रहा हो, ठीक है, बात करते हैं नेशनल के लिए, तो नेशनल के लिए जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उधर खेलने जा रहा हो या तो BCCI की तरफ से खेलने जा रहा हो, तो उस केस में कुछ कंडीशन दे के रखा है कि उसको जो है अलाउ रहेगा कि सेकंड जो एग्जाम है वो भी दे सकता है अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया। अगर मिड फेब में ही जो है कोई बंदे का स्पोर्ट्स का गेम है और उसको जो है सेकंड अटेम्प्ट देने के लिए मई में जो है अलाउ किया जाएगा, इवन वो एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया होगा तब भी, ठीक है। तो कंडीशन है ना कि 3 सब्जेक्ट में तो अपीयर होना ही पड़ेगा, लेकिन जो स्पोर्ट्स कोटा है उसके लिए कुछ कंसेशन दे के रखा है। ऐसा सेम तरह कंडीशन जो है जो स्लो
स्नो बॉन्डेड एरियाज हैं या रीजन है, जैसे लद्दाख हो गया, उनको भी देके रखा है कि वो चॉइस कर सकते हैं कि कब एग्जाम कराना है, फेब से लेके मई के बीच में कभी भी एग्जाम कराना सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से शिफ्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन अलग है, स्नो एरिया में जो कंडीशन अलग रहती है, तो वो अपने हिसाब से वो चॉइस कर सकते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट कि सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट स्टूडेंट, ठीक है, तो मे अपीयर इन द एकेडमिक सब्जेक्ट फॉर कॉलेज एलिजिबिलिटी। अगर कोई कॉलेज है जहाँ पे कुछ सब्जेक्ट की डिमांड कर रहे होंगे तो वो भी जो है रीअपियर हो सकते हैं, वो भी स्टूडेंट जो है रीअपियर हो सकते हैं, ठीक है, ये कुछ स्पेशल प्रोविजन रखे गए हैं। नेक्स्ट न्यूज में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज कुछ लॉन्चेस हैं। लॉन्चेस आज के दिन पे कुछ ज़्यादा ही है, मैं अपना पिक्चर थोड़ा नीचे कर दूँ। लॉन्चेस कुछ ज़्यादा ही है। तो पहला जो लॉन्चेस आ रहा है वो आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्राइज। ये एक ही पर्सन संभाल रहे हैं। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कौन संभाल रहा है, ठीक है, कोई नहीं पूछता कौन संभाल रहा है, कोई नहीं पूछता, सिर्फ आपको मिनिस्ट्री पूछा जाता है कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, इसलिए मैंने आपको अभी मिनिस्ट्री देकर रखा है आपको। लेकिन कमेंट सेक्शन में बताना है कौन ये इसके मिनिस्टर है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज के। तो इन्होंने लॉन्च किया नव्या प्रोग्राम। नव्या प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया है वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स के लिए, जो कि 16 से लेके 18 साल के बीच में होगी, जो कि 10th पास होगी। ये चीज़ ध्यान देना, जो कि 10th पास होगी उनको ट्रेनिंग दी जाएंगी, वोकेशन ट्रेनिंग दी जाएंगी, ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स में। नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स में जो कि नॉर्मली जो आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, उसके अलावा जो है नॉन ट्रेडिशनल जो भी जॉब रोल होता है उसके लिए दिया जाएगा, ठीक है। ये आप इमेज से थोड़ा कुछ समझ भी सकते हो कौन से जो है नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल होते हैं, ठीक है। और बात करें, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 16 से लेके 18 साल की जो लड़कियां हैं वो एलिजिबल है, और जो 10th पास होना पड़ेगा, ये कंडीशन रखा है कि 10th पास होना पड़ेगा। इसको पायलटली बेसिस पे जो है सोनभद्रा जो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे चलाया जाएगा, इसके साथ ही 27 डिस्ट्रिक्ट में भी और चलाया जाएगा, ठीक है। क्या रखना है कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आएगा, और इसके साथ ही जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आएगा। अब ये दोनों के दोनों योजना मैंने आपको ऑलरेडी स्कीम वाले पीडीएफ में पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से जो है ये चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। स्कीम वाला पीडीएफ आपको www.mapcampus.com पे मिल जाएगा, इवन जो बैंकिंग साथी टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी मिल जाएगा। आउटकम क्या होने वाला है कि जो एडोलसेंस गर्ल्स हैं इनको एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, उसी के लिए जो है ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव लिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। छोटा सा ही न्यूज़ है कि जो एडोलसेंस गर्ल्स है जो 16 से लेकर 18 साल तक है, जो 10th पास है, वो एलिजिबल है नॉन वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। बस इतना सा ही न्यूज़ है। और कौन से स्कीम के अंतर्गत है, नव्या स्कीम के अंतर्गत है, ये चीज़ ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, अब कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चलते हैं। ये आपको मिनिस्ट्री याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार इन इंडिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो बाहर के जो मैन्युफैक्चरर हैं, बाहर के जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर है, टेस्ला हो गया, ठीक है, एमजी हो गया, एमजी तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर ही रहा है, टेस्ला हो गया, एमजी हो गया, तो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग जो ईवी मैन्युफैक्चरर हैं वो इंडिया में आए और अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोले। तो उसके लिए जो है एक तरह का पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल का पूरा देख सकते हो, ये वेबसाइट का जो है पूरा लिंक लिखा है। और ये स्कीम जो है ऑलरेडी लॉन्च किया गया था, अब जो कि इसका पोर्टल लॉन्च किया है, और ये पोर्टल में जो है ओपन रहेगा 24 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक। और जो भी ईवी मैन्युफैक्चरर हैं, जो फॉरेन ईवी मैन्युफैक्चरर है, वो अगर अपना प्लांट डालना चाहते हैं इंडिया में, तो वो इस पोर्टल में आके अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे प्लांट डालना है, यहाँ पे सब्सिडी ये सब मिलेगी नहीं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप देख भी सकते हो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम क्या है कि ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरर हमारे इंडिया में आए और हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बढ़ाए, प्रमोट करें डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स का, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्लान है। और बोला गया कि जो भी कंपनी आएंगी उनको मिनिमम 4,150 करोड़ रुपये डालना ही पड़ेगा विदिन 3 ईयर फ्रॉम द अप्रूवल। ये एक कंडीशन रखा गया है, स्कीम के अंतर्गत ये कंडीशन है, ना कि पोर्टल के अंतर्गत कंडीशन है। ये जो कंडीशन है स्कीम के अंतर्गत है। ये वाला स्कीम के बारे में बात करें, ये स्कीम में जो स्कीम पीडीएफ में कवर्ड है, तो स्कीम पीडीएफ नहीं देखा, स्कीम पीडीएफ अगर वीडियो नहीं देखा हो या स्कीम पीडीएफ नहीं पढ़ा होगा तो वहाँ से पढ़ लेना, इससे अच्छे से आपको समझ आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, रॉजर पे के ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है। रॉजर पे के बारे में बात करें तो रॉजर पे का ही एक का सब्सिडरी है रॉजर पे एक्स। इन्होंने रॉजर एक्स कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये स्पेशली जो कंपनीज को देखते हुए बनाया गया है। ये देख सकते हो, ये रॉजर
पे एक्स लिखा है, उसके बाद येस बैंक पार्टनर है, उसके बाद रॉजर पे एक्स लिखा है, उसके बाद आरबीएल बैंक भी पार्टनर है। टोटल जो है येस बैंक आरबीएल बैंक दोनों पार्टनर है, और ये जो कार्ड है मास्टर कार्ड नेटवर्क में चलने वाला है। ठीक है, तो ये मास्टर कार्ड नेटवर्क में चलेगा, और ये एक तरह का क्या है, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है जो कि स्टार्टअप क्रेडिट जो गैप रहता है उसको ब्रिज करने का काम करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा लिमिट रहने वाली है, क्योंकि स्टार्टअप को फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है और पैसे की नीड होती है बहुत अर्जेंसी में, तो वो जो है ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। और इसके अंतर्गत बोला गया, इसके अंतर्गत जो है 2 करोड़ रुपये तक जो है क्रेडिट ले सकते हैं विदाउट कोलैटरल, और इसका इंटरेस्ट फ्री पीरियड रहेगा अप टू 50 डेज। ये भी थोड़ा चीज़ ध्यान देना, वैसे कोई पूछेगा नहीं, एग्जाम में पूछने के चांस बहुत कम है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो रॉजर एक्स है, रॉजर एक्स कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है, इसके अंतर्गत कौन कौन पार्टनरशिप है, तो इसमें आपको याद रखना है येस बैंक, आरबीएल बैंक और फिर मास्टर कार्ड। आपको ये मास्टर कार्ड ही पूछा सकता है कौन सा जो है नेटवर्क इसमें एलिजिबल है, मास्टर कार्ड याद रखना। ठीक है, और इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है मैंने, मास्टर कार्ड, वीज़ा और फिर रुपे में क्या डिफरेंस होता है वो भी आप समझ सकते हो। इसके ऊपर वीडियो बनाया अच्छे से, तो वीडियो कहीं प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो देख लेना। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आता है तो क्या है ये तीनों के बीच में डिफरेंस, तो उसे समझ सकते हो। क्योंकि इसके ऊपर जो पिछले बार जो है मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनसे जो है ये क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में कि मास्टर कार्ड, वीज़ा और रुपए में क्या डिफरेंस होता है, तो बता नहीं पाए थे। कारण ये था कि लोग मतलब ऊपर से चीज़ें पढ़ के चले जाते, डीपली चीज़ें समझने की कोशिश नहीं करते। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें भी आते सामने तो दिमाग खुलना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या होता है। जब आप सोचोगे, जब आप पढ़ोगे, तभी जो है आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, इवन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम में ही पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ इंटरव्यू में ही। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है कि इंडिया का फर्स्ट टेक और फिर इंडिया का फर्स्ट स्टार्टअप है, स्टार्टअप क्रेडिट कार्ड है जो कि इंप्रूविंग कर रहा है अनसिक्योर्ड क्रेडिट देते हुए। ठीक है, क्योंकि 2 करोड़ एक बहुत बड़ा वैल्यू है, और ये पहला ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो कि अनसिक्योर्ड क्रेडिट देने का काम करेगा। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि ये कुछ 530 बिलियन जो क्रेडिट देने का काम करेगा, जो गैप है स्टार्टअप्स के उसको फिल करेगा। इवन 95% जो भी स्टार्टअप्स है उनको हेल्प करेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो पार्टनरशिप है इसको याद रखना। ठीक है, बाकी ये इंडिया का फर्स्ट है, ये थोड़ा बहुत चीज़ याद ध्यान देने की, इंडिया का फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है जो कि अनसिक्योर्ड जो है क्रेडिट देने का काम करेगा। कितना क्रेडिट देगा, 2 करोड़ रुपये तक क्रेडिट देगा। ये भी चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब मैं ले चलता हूँ आपको HDFC बैंक के ऊपर कि HDFC ने लॉन्च किया है HDFC लाइफ इंश्योर रेखा क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक तरह का इनोवेशन चैलेंज है जिसके अंतर्गत डिफरेंट क्या आएंगे, डिफरेंट एक्सपर्ट्स आएंगे। एक्सपर्ट्स आके जो है इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएंगी। ठीक है, इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या इशू रहती है, मोस्टली क्लेम जो है टाइम पे नहीं हो पाता, ज़्यादा ये इशू रहता है, क्लेम टाइम पे नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ चीज़ें समझ नहीं आती। देखो यार, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो बहुत सारे आपने देखा होगा रूरल एरियाज में मोस्टली लोग कोई भी इंश्योरेंस लेते नहीं है, तो अवेयरनेस फैलाने का भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारे जो भी प्रॉब्लम है वो इस चैलेंज में, जो इनोवेशन चैलेंज है, इस चैलेंज में सॉल्व किया जाएगा। ये चैलेंज को जो ऑर्गेनाइज किया गया HDFC लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, उसके साथ ही जो सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्राइज है, इन्होंने पार्टनर किया, जो कि IIT मुंबई का ही जो इंक्यूबेशन आर्म है, जो कि एक तरह से स्टार्टअप मान सकते हो, और उस पर से जो IIT मुंबई के जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो भी जो है पार्ट है। मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जो है HDFC लाइफ इन सुरक्षा लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये क्या काम करने वाला है, ये स्टार्टअप जो भी है उनको इनवाइट किया है, या एक्सपर्ट जो है अक्रॉस इंडिया उनको इनवाइट किया है कि जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन या इनोवेशन सॉल्यूशन दिया जाए, कैसे जो है रियल टाइम चैलेंजेस जो फेस किए जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, उसको सॉल्व किया जाए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को क्लेम से टाइम पे नहीं हो पाता, टेक्निक जो इनका कैशलेस सिस्टम है वो भी बेकार है, मान लेते हैं। ठीक है, बेकार है, तो वो सारा जो है सॉल्व करने के लिए जो है ये इनिशिएटिव लिया गया। कौन कौन एलिजिबल है, वो स्टार्टअप एलिजिबल है जो कि मिनिमम वेबल प्रोडक्ट तो हो, मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो हो। ऐसा नहीं कि कुछ प्रोडक्ट है ही नहीं, सिर्फ आइडिया है और आगे हैं इसमें कंपटीशन लेने के लिए, तो ऐसा नहीं है। एक वर्किंग प्रोटोकॉल होना चाहिए, तभी जो है इसमें पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने अब लॉन्चेस के ऊपर सारी बातें कर ली। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट इन न्यूज़ के ऊपर। तो इंडिया का फर्स्ट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बिहार में बनाया गया है। किसने बताया इसके बारे में, इसके बारे में जो मनोहर लाल खतेर है,
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स चला रहे हैं, इन्होंने इसके बारे में बताया। ठीक है, तो ये इंडिया का पहला क्या है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट जो बिहार है वहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो जो बिहार है ये वन ऑफ द फर्स्ट 6 स्टेट बना है हमारे इंडिया में जिनके पास एटॉमिक पावर प्लांट है। ठीक है, और ये ईस्टर्न इंडिया का भी पहला प्लांट है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। अब ये स्मॉल रिएक्टर क्या रहता है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या रहता है, ये एक तरह का स्मॉल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होता है जिसकी कैपेसिटी 300 मेगावाट पर यूनिट तक रहती है। ठीक है, उसके बाद बात करें, साउथ कोरिया ने जो है सिविल डिफेंस मिनिस्टर 64 ईयर के बाद जो है पहली बार अपॉइंट किया गया है, और जो साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट है इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये डिफेंस मिनिस्टर के नाम आप कुछ देख सकते हो, कुछ अजीब से ही नाम है, तो इनको बनाया गया है। इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हो, कर लेना, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ता है बैंकिंग अवेयरनेस की तरफ। तो बैंकिंग अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आरबीआई की तरफ से आ रहा है। ठीक है, और बहुत लोग को अगर ये चीज़ पता होगी तो बहुत सही से समझ जाएंगे, और नहीं पता होगा तभी कोई इशू नहीं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशन दे के रखा है। क्या न्यूज़ है, न्यूज़ बता रहा है कि आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया कॉल मनी मार्केट का जो टाइम है वो 7 बजे तक, और थर्ड पार्टी जो रेपो रेट है वो 4 बजे तक, और ये जो 1 जुलाई 2025 से होने वाला है। तो इसके बारे में जो डिटेल है उसको हम अच्छे से कवर करते हुए चलते हैं। क्या न्यूज़ आ रहा है कि आरबीआई ने अनाउंस किया है एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर किस किस के लिए, जो कॉल मनी है, मार्केट रेपो है, और फिर ट्राई पार्टी रेपो सेगमेंट है इसके लिए। और ये एप्लीकेबल होगा कब से, 1 जुलाई 2025 से एप्लीकेबल होगा। तो ये किस में बेस्ड है, जो एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स है, ये किस में बेस्ड है। अभी एक रिकमेंडेशन दी गई थी बाय वर्किंग ग्रुप चेयर जिसको कर रहे थे राधा श्याम राठौर जी, इनके द्वारा। तो ये इन्होंने जो है पूरा इनका जो रिकमेंडेशन है उसके बेसिस पे कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, जो कॉल मनी है उसका जो पहले का जो टाइम था वो था 9:30 से शाम के 5 बजे तक। ठीक है, और अब जो है जो नया टाइम है इसके हिसाब से 9 बजे से लेकर सुबह के शाम के 7 बजे तक जो है कॉल मनी के थ्रू पैसे उठा सकते हैं बैंक, और ये एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2025 से। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक जो है पैसा उठा सकती है। बैंक जो है अगर मान लेते हैं बैंक को एक ओवरनाइट फैसिलिटी के तौर पे कुछ पैसे चाहिए, तो उस केस में वो कॉल मनी के थ्रू जो है दूसरे बैंक से पैसा ले सकती है। एक चीज ध्यान देना मेरा यहाँ पे, दूसरे बैंक से पैसा ले सकती है, ना कि आरबीआई से पैसा ले सकती है। कॉल मनी में ऐसा नहीं होता कि बैंक गया और आरबीआई से पैसा उठाने के लिए गया, क्योंकि आरबीआई जो सीआरआर लगाता है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, उसी को मेंटेन करने के लिए बैंक जो है अपने साथ वाले दोस्त वाले बैंक से पैसे ले सकता है, या कोई दूसरे बैंक से पैसे ले सकता है, या तो कोई दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा ले सकता है, लेकिन आरबीआई से नहीं ले सकता। ये चीज ध्यान देना। ये कॉल मनी है, मार्केट रेपो है, ये दोनों में चीज ध्यान देना कि बैंक जो है दूसरे बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा ले सकता है, आरबीआई से पैसा नहीं ले सकता। याद रखना, या तो बैंक जो है अपने दोस्त से पैसा ले सकता है, बैंक का दोस्त कौन, खुद बैंक। तो इसलिए आपको इस चीज से ध्यान देना है कि जो कॉल मनी है ये एक तरह का ओवरनाइट बोरोइंग है, जिसके अंदर कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक का दोस्त है ना, तो बोल रहे कि कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, आप हमसे पैसा लेके जाओ। लेकिन जो पैसा लेके जा रहे हो उसकी टाइमिंग जो था, पहले क्या था 5 बजे तक था, अब जो है 7 बजे तक है। अगर किसी बैंक को पैसे की जरूरत है तो कॉल मनी से वो 7 बजे तक भी पैसे ले सकता है। ठीक है, तो ये जो है जो प्राइमरी डीलर है या जो बैंक है अपना लिक्विडिटी मतलब क्या कैश या सीआरआर मैनेज करने के लिए जो है ये कॉल मनी यूज करता है। ठीक है, इसको अनकोलेटराइज के टाइप के अंदर आता है, जिसको ओवरनाइट लोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसका टाइप है। नेक्स्ट चलते हैं मार्केट रेपो के ऊपर। तो मार्केट रेपो और कॉल मनी दोनों का दोनों सेम है, जिसके अंतर्गत 1 दिन से लेके 14 दिन मैक्स टू मैक्स 14 दिन तक जो है पैसे ले सकता है, और ये जो है वेरी शॉर्ट टर्म लोन की तरह रहता है। ठीक है, वेरी शॉर्ट टर्म लोन की तरह रहता है। बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि 14 दिन तक जो है पैसे दिए जाते हैं एक बैंक दूसरे बैंक को, मोस्टली 1, 2 दिन 3, 4 दिन तक ले दिया जाता है। 14 दिन बहुत रेयर होता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 14 दिन तक दिया जा सकता है कॉल मनी और मार्केट मनी। अब जो मार्केट मनी है ये कोलैटरल बेस्ड होता है, इसके बदले जो है सिक्योरिटी देनी पड़ती है। कैसी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ठीक है, तो जब भी बोरोवर कर रहे होंगे शॉर्ट टर्म सिक्योर्ड बोरोइंग हो सकती है, लेकिन इसके अंतर्गत गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। पहले क्या था कि एक बैंक जो है दूसरे बैंक को जो है मार्केट रेपो के अंतर्गत 2 बजे तक की जो है 2:30 PM तक की जो है अलाउ था।
अब जो है 4 बजे तक जो है पैसे मांग सकता है मार्केट मनी के अंतर्गत, और ये एप्लीकेबल होगा 1 अगस्त 2025 से। ठीक है, अब मैं अपना फोटो वापस से ऊपर कर लेता हूं, नहीं तो फिर आपको वापस समझ नहीं आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि जो थर्ड पार्टी रेपो है ये भी कोलेटरल बेस्ड ही होगा, लेकिन ये थर्ड पार्टी से उठाया जाएगा। अब मैं अब तक क्या बताऊं कि बैंक का दोस्त बैंक से बैंक उठाएगा, लेकिन थर्ड पार्टी के केस में ये सेम सिमिलर होगा रेपो के हिसाब से ही, लेकिन ये थर्ड पार्टी जैसे कि जो क्लीनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है यहां से जो है पैसे उठाए जाएंगे फॉर सेटलमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के लिए। अब तक मैं आपको बताते आया हूं कि जो पैसे उठाए जाएंगे वो शॉर्ट टर्म उठाए जाएंगे और फिर जो लिक्विडिटी है उसको मैनेज करने के लिए उठाए जाएंगे। बट इस केस में जो तीसरा केस है जो थर्ड पार्टी है, इसमें आपको मिलेगा कि जो सेटलमेंट है और फिर रिस्क मैनेजमेंट, जो भी रिस्क रहते हैं बैंक के डिफरेंट उसको मैनेज करने के लिए पैसे उठाए जाते हैं। पहले जो टाइम था वो 3 बजे का टाइम था, अभी जो है 4 बजे का टाइम रखा गया है, और ये टाइम एप्लीकेबल होगा 1 अगस्त 2025 से। जो डेट है ये एग्जैक्ट याद रखना है, और जो टाइम है आपको ये भी याद रखना है। ऐसा नहीं है कि डेट याद रखा, टाइम भूल गया, टाइम याद रखा, डेट भूल गए, फिर तो भाई भूल जाओ, फिर एग्जाम निकल जाएगा। उसके साथ जो ओल्ड टाइम है उसको भी याद रखना है। आपको ओल्ड टाइम भी पूछा सकता है, न्यू टाइम भी पूछा सकता है, और जो डेट जो इफेक्टिव है यही पूछा सकता है। बाकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, उसके साथ टाइप भी नहीं पूछेगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर स्टैटिक पे क्वेश्चन पूछा तो ये चीज पता होनी चाहिए, लेकिन करंट के बारे में बात करें तो करंट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके साथ ही जो रिकमेंडेशन दिया गया था राधा श्याम के द्वारा, तो ये भी पूछा जा सकता है किसके बेसिस पे जो है ये जो है टाइम जो है चेंज किया गया। तो ये सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब कुछ चीजें जो है उसको ध्यान देना है कि जहां पे टाइम चेंजेस नहीं हो रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कुछ टाइम चेंज नहीं है, उसके साथ जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वहां पे कुछ टाइम चेंज नहीं है, उसके साथ जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव मार्केट है यहाँ पे भी कुछ टाइम चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना, और ये वाला पॉइंट भी जो है इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज अपॉइंटमेंट की तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट में क्या आ रहा है कि जो क्रिस्टी कॉन्वेट्री है ये जो है फॉर्मर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट्स आर्ट्स जिम्बाब्वे से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या कि जिम्बाब्वे से है। इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का बनाया गया है, जो कि डिसाइड करता है कि जो ओलंपिक है वो कैसे होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए, कितने टीम होनी चाहिए, ये सारा डिसाइड करने का इनका ही काम होता है। तो इधर के जो है इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, और जो थॉमस थे इनको रिप्लेस किया गया, क्योंकि थॉमस जो है अभी ऑनरी प्रेसिडेंट बन गए हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। इनका टर्नओवर देख सकते हो, कुछ ज़्यादा ही लंबा काम कर लिया। टोटल 12 साल इन्होंने काम किया, 2013 से लेकर 2025 तक टोटल 12 साल इन्होंने काम किया। अब ये पर्सन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल है। देखो यार बहुत टाइम से जो है ये कमेटी बनते हुए आ रही है, बट अब तक कोई फीमेल अपॉइंट ही नहीं हुआ था और अब जगह ये अपॉइंट हुआ है तो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये फर्स्ट वुमेन है जो कि लीड कर रही है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को, और फर्स्ट अफ्रीकन है जो कि लीड कर रही है इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को। इसके साथ ही क्या है, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी प्रेसिडेंट भी है, जो कि यंगेस्ट है। ठीक है, ये यंगेस्ट है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे एक एज याद ऐड करना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं आपको पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। जो ये इनका एज है ये भी ऐड करना चाहिए था, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। कंटेंट राइटर ने शायद से मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। अब एक और चीज़ ध्यान देने की, इंडिया में से कौन जो है आईओसी में है, तो जो नीता अंबानी है ये आईओसी की मेंबर है इंडिया की तरफ से, और ये प्रेजेंट करेंगी कॉन्वेंट्री को। ठीक है, और इंडिया का जो प्लान है कि 2036 तक जो ओलंपिक है उसके लिए जो है होस्ट करने वाली है, उसके लिए ये पूरा का पूरा नीता अंबानी रहने वाली है, और इनकी जो निगरानी में ही जो है ये ओलंपिक भी होने जा रहा है। कब होगा? 2036 याद रखना। ठीक है, कब होगा? 2036 तक होगा। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है के पॉल थॉमस, जो कि अभी के टाइम पे एमडी एंड सीईओ है फाइनेंस बैंक के, जो कि केरला बेस है। ठीक है, तो इनको चेयरमैन बनाया गया है सावधान का। ठीक है, सावधान क्या है? सावधान एक तरह का सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है, जो कि दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसके लिए एक तरह से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। बहुत पसीना आ रहा है, फैन वैन बन के रखा, नहीं तो फिर नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है। पिछले वाला वीडियो भी खराब हो गया था नॉइज़ की वजह से, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सह लेंगे पसीना। तो ये क्या बताया जाएगा कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है उसके लिए बनाया गया है। अब ये माइक्रो फाइनेंस
सेक्टर कौन कौन से होते हैं? जो छोटे छोटे लोन देते हैं, छोटे छोटे लोन देने का काम रहता है माइक्रो फाइनेंस का। तो यहाँ पे ये एज अ सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कौन रिकॉग्नाइज करता है? आरबीआई रिकॉग्नाइज करता है। और सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है? सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस अभी के लिए जो है जो के पॉल थॉमस हैं, इनको केरला का जो बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे अभी के टाइम पे एमडी एंड सीईओ थे और अभी सावधान में जो है चेयरपर्सन बनाए गए। नेक्स्ट स्पोर्ट्स का न्यूज़ आ रहा है। अब हम चलते स्पोर्ट्स में। अब ये पर्सन के नाम सुन के अब का पता नहीं, लेकिन मैं तो बोर हो चुका हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि हर बार जीतते रहते हैं गोल्ड, बट ये हर बार नाम आता है तो हमें याद करना पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा मुझे खराब लगता है, बट कोई नहीं, जीतते हैं, अच्छी बात है। इन्होंने अभी गोल्ड मारा है 64 गोल्डन स्पाइक 2025 का चेक रिपब्लिक में ये टूर्नामेंट हो रहा था, यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मारा है। टोटल बात करें इन्होंने 85.29 मीटर का जो है थ्रो मारा था, ठीक है, जैवलिंग थ्रो किया था। और बात करें सेकंड थर्ड नंबर, ये कोई पॉइंट है नहीं। और ये जो एंडरसन पीटर है ये फर्स्ट नंबर पे आते हैं। लेकिन इन्होंने जो अभी एक और गेम हो रहा था, पेरिस में हो रहा था आई थिंक ना, पेरिस में हो रहा था, वहाँ पे भी इनका रैंक जो है 5th नंबर पे आए थे और अभी जो है 3rd नंबर पे आए। तो ये फर्स्ट नंबर पे जो था ओलंपिक जो हो रहा था अभी रिसेंट ओलंपिक, वहाँ पे इन्होंने कुछ 90 मीटर के आसपास जो है मार दिया था जेवलिन थ्रो, उसकी वजह से फर्स्ट नंबर पे है। लेकिन ये इनका रैंक अभी नीचे जाता रहता है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम के लिए कि जो नीरज चोपड़ा है, इनका जो मीटर है, याद रखना कितना मीटर जो इन्होंने थ्रो किया है और इन्होंने गोल्ड जीता, ये चीज़ भी आपको ध्यान देते हुए चलनी है। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, आर्चरी एशिया कप स्टेज 2 सिंगापुर में हो रहा था। इससे पहले स्टेज 1 मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जो कि आई थिंक मई के महीने में हुआ था ना। तो अभी स्टेज 2 हो रहा है, जहाँ पे इंडिया की जो टीम है ये जीती है टोटल 9 मेडल, उसमें 2 गोल्ड जीते हैं। 2 गोल्ड कौन कौन जीते हैं? एक तो तेजस्वी राजेंद्र मिलने वाले हैं और दूसरे पर्सन मिलेंगे आपको खुशफाल दलाल। तो ये 2 पर्सन के नाम आपको याद रखना है। और ये 2 पर्सन कौन से गेम खेलते हैं? जो खुशफाल दलाल है ये मैन इंडिविजुअल कंपाउंड टीम के तौर पे, टीम नहीं, मैन इंडिविजुअल कंपाउंड की तरह खेलते हैं। और ये जो सेकंड गोल है 2025 का इनका, इससे पहले जो बैंकॉक में जो फर्स्ट स्टेज 1 हो रहा था वहाँ पे इन्होंने फर्स्ट गोल मारा था। बात करें दूसरे पर्सन की जो कि फीमेल है, वुमेन इंडिविजुअल कंपाउंड में इन्होंने मारा है तेजस राजेंद्र, और इन्होंने जो हराया है नागा साई जी को हराया, ठीक है। तो इनको सिल्वर मिला और ये दोनों को गोल्ड मिला है। तो ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पर्सन के नाम आपको याद रखना है, ये दोनों पर्सन के नाम, क्योंकि ये दोनों गोल्ड जीते हैं। और एग्जाम में ना आपको गोल्ड पूछा जाता है, आप कोई भी एग्जाम उठा कर देख लो, गोल्ड पूछा जाता है। सिल्वर और ब्राउन्स तो ही पूछा जाता है जब उनको पहली बार मिला हो, ठीक है। तो इधर गोल्ड पे फोकस करो, बाकी चीज़ें स्किप करते हुए जाते रहो। इधर इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जो इंडिया कंपाउंड वुमेन टीम है, जिसके अंदर तेजस आते हैं, उसके साथ सन्मुखी आते हैं, उसके साथ तनिष्का आती हैं। तो इन्होंने जो है तीनों का नाम आपको याद रखना, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, ठीक है। टोटल इनके पॉइंट के बारे में 2101 पॉइंट के आसपास बनता है और इन्होंने जो है यहाँ पे गोल्ड मारा है। इस इवेंट को जो ऑर्गेनाइज किया गया था बाय वर्ल्ड आर्चरी एशिया, ये भी चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। क्या याद रखना है? किसको गोल्ड मिला ये याद रखना है। कहाँ पे गेम हो रहा था? सिंगापुर में ये गेम हो रहा था, सेकेंड स्टेज। और अगर खुशवल के बारे में बात करें तो इनका ये सेकंड गोल था 2025 में। इससे पहले इन्होंने बैंकॉक में जो है स्टेज 1 हुआ था, वहाँ पे गोल्ड मारा था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स हो गया हमारा खत्म 27 जून का। और बात करिए पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और हर बार की तरह जो मैं बोलता हूँ वही मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते हैं सब्सक्राइब चैनल। अभी के लिए मैं रहता है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।